हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। यहाँ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम एन इंजीनियर। आई हैव अपीयर्ड फॉर आर एस मेंस इन 2018। आई हैव 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए जीएस फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। क्रैक आरपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अभी एट प्रेजेंट टाइम पर जो अन अकेडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको बहुत सारे एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे और जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, चाहे वो आरपीएससी के एग्जाम हो और चाहे वो यूपीएससी की कोई भी एग्जाम हो। ठीक। हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी। तो अन अकेडमी पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है और कुछ ही नहीं करना आपको बस कहाँ जाना है, जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से आपको जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद में आप उसको जब इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फ़ोन में जो अन अकेडमी है उसकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन होगी। यहाँ जब आप जो गोल है आपका वो सेलेक्ट करोगे आरपीएससी। ठीक। फिर उसके बाद में आपके सामने ये सारे जो नोटिफिकेशन है वो खुलेंगे, पर आपको कहाँ जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन। तो जब गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद में आपके सामने जो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन है वो दिखाई देगा। तो ये आरपीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है ये आरपीएससी की जितनी भी एग्जाम है, चाहे वो आरएएस हो, आरटीएस या फिर पटवार, कांस्टेबल, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एससीएफ, कॉलेज लेक्चरर, उन सब के लिए एप्लीकेबल होता है ये आरपीएससी सब्सक्रिप्शन। मतलब एक बार एक सब्सक्रिप्शन से आप जितनी भी जिस एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं उसकी आप तैयारी कर सकते हो। अलग अलग आपको कोर्स है वो नहीं लेने पड़ेंगे। तो अन अकेडमी है वो आपको 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 months के लिए सब्सक्रिप्शन है वो प्रोवाइड कराता है। तो मेरा पर्सनली सजेशन आपको ये है कि आप कम से कम जो 12 month वाला 1 year का जो सब्सक्रिप्शन है वो लें। तो 1 year का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी फ़ी है 7,000 रुपये। वहीं आप अगर मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ में आपकी फ़ी हो जाएगी 6,300 रुपये। ठीक। इसी तरह अगर आप 24 month का सब्सक्रिप्शन है वो लेते हैं तो आपकी फ़ी होती है 8,400 रुपये, और मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट है, उसके साथ आपकी फ़ी हो जाएगी 7,560 रुपये। ठीक। और मुझे नहीं लगता कोई भी क्लासेज होगी जो ऑफलाइन क्लासेज करवाते हैं ना अपन, जैसे पटवारी, कांस्टेबल, आरएस वगैरह के लिए, तो 7,560 रुपये में कोई भी मुझे नहीं लगता 2 साल के लिए आपको तैयारी करवाता होगा। ठीक। तो अन अकेडमी है वो आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जिसकी मदद से आप जिस एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। तो अन अकेडमी है उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अन अकेडमी आपको डेली लाइव क्लासेज प्रोवाइड कराती है। जो डेली लाइव क्लासेज होती है उनमें आप एजुकेटर से चैट कर सकते हो, आपको कोई डिस्कशन करना है तो वो डिस्कशन कर सकते हो टॉपिक से रिलेटेड। आपको अगर कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर कर सकते हो, और आंसर पोल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक। और ये सारे प्रोसीजर आप जो क्लास चल रही हो उस टाइम पे, मीन्स अन अकेडमी आपको इतने सारे फीचर्स दे रही है तो एज एक जो क्लासरूम का माहौल होता है ना वो प्रोवाइड कराती है अन अकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो आप जिसका भी कोर्स लोगे, जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो वहाँ जो एजुकेटर होते हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस है ना वो पूरा कोर्स करवाएंगे। मीन्स आपका सिलेबस में से एक भी पॉइंट है वो मिस नहीं होगा, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट और क्विजेज। तो लाइव टेस्ट और क्विजेज के माध्यम से आप अपनी एग्जाम से रिलेटेड जो भी तैयारी है उसको इवेलुएट कर सकते हो, और आपको लगता है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करके जो आपका एम है, गोल है, उसको आप अचीव कर सकते हो। तो ये जो लाइव टेस्ट और क्विजेज है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो तैयारी है उसको और भी बेहतर ढंग से कराती है। ठीक। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। तो अनलिमिटेड एक्सेस में अगर आप अन अकेडमी पे एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप अन अकेडमी पे चाहे वो लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, उनका अनलिमिटेड एक्सेस है ना आप वो कर सकते हो। ठीक है।
मीन्स अगर आपने एक साल के लिए एक साल के लिए अगर अनअकैडमी है उसका सब्सक्रिप्शन लिया आपने, तो उस एक साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप जो भी लाइव क्लासेस चल रही है जिस भी एजुकेटर की, वो क्लासेस ले सकते हो सब्सक्रिप्शन वाली। और जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है, रिकॉर्डेड क्लासेज है, उनको आप जितना मर्जी जब चाहो तब आप देख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, तो आज का अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति है ना, ये एकदम से तो ऐसे हुई नहीं। तो 1857 की क्रांति कैसे हुई? जो 1764 जैसे बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक, 1757 प्लासी का युद्ध, तो ये जो 100 सालों के दौरान अंग्रेजों ने, जो 100 साल का जो टाइम पीरियड था, उसमें अंग्रेजों ने जो भारतीयों का शोषण किया था, चाहे वो सामाजिक रूप से किया हो, चाहे वो आर्थिक रूप से किया हो, या फिर वो चाहे धार्मिक रूप से किया हो, जिस भी तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया था, और ये सारे कारण मिलके अंग्रेजों के खिलाफ एक भावना भड़की थी और एक तरह का जन विद्रोह हुआ था। ठीक, और यही क्रांति हुई 1857 की क्रांति। ठीक, और इसे सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक, जन विद्रोह भी बोला जाता है, इसे किसान विद्रोह भी बोला जाता है, कृषक विद्रोह। ठीक, और जो वीडी सावरकर है, उन्होंने इसे क्या बोला है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये ध्यान रखना कि दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था। क्यों? क्योंकि 1857 तक जो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां थी उसके खिलाफ सारे एकजुट होकर 1857 है ना, उस समय सारे इनकी जो इन्होंने भारत में अपनी जड़ें जमा ली थी, उन जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए सारे लोग एकत्र हुए थे और इनको यहाँ से बाहर करने के लिए एक क्रांति की थी जिसका नाम है 1857 की क्रांति। ठीक, तो 1857 की क्रांति के कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं, उनको अपन पढ़ते हैं पहले। तो 1857 की क्रांति है ना, उसकी एक डेट निश्चित की गई थी। जैसे सारे लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, बड़े कोई शासक थे, या फिर कोई सैनिक, जैसे छावनियाँ थी, तो वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबको एकत्रित करके और एक तिथि है ना वो निर्धारित की गई थी कि अपन सारे पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन क्रांति करेंगे, जिससे अंग्रेज है ना वो उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा और ये भारत को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक, तो वो तिथि कौन सी थी? 31 मई 1857। तो आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति की तिथि है ना वो कौन सी निर्धारित की गई थी, तो वो तिथि है आपकी 31 मई 1857। ठीक, तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक, 1857 की क्रांति है, उसका चिन्ह क्या रखा गया कि जनसाधारण के जो आम लोग थे ना, या फिर जो शासक वर्ग थे, जो सैनिक बड़े नेता थे, उन्होंने क्या 1857 की क्रांति का एक चिन्ह रखा। क्या रखा? रोटी और कमल। क्यों रखे रोटी और कमल? रोटी और कमल है वो उस समय क्या है कि जनसाधारण लोगों के लिए एक चिन्ह के रूप में काम लिए जा रहे थे। कैसे? कि रोटी है वो तो क्या है कि उस समय जैसे अंग्रेज है वो भारत के जो लोग हैं उनका शोषण कर रहे थे। ठीक, आर्थिक रूप से कर रहे थे शोषण। तो ये क्या रोटी इसलिए रखा गया कि अपने पास जितने भी संसाधन होंगे उनका हम उचित उपयोग करके और सारे मिल बांट कर जो जितने भी संसाधन है उनका उपयोग करेंगे। ठीक, तो रोटी इसलिए रखा गया कि जो जितने भी अपने पास खाद्यान्न है, अनाज है, बाकी सारे संसाधन है जो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं, तो उनको अपन सारे मिल बांट कर उसका एक सॉल्यूशन करेंगे और उन सबको अपन काम में लेंगे। ठीक, और कमल किस लिए रखा गया कि जैसे कमल का फूल ऐसे रखा गया कि जैसे कमल का फूल हर टाइम खिलता रहता है ना, तो उसी समय सारे भारतवासी क्या करेंगे, अपन चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसका हंसकर मुकाबला करेंगे। ठीक, तो हंसकर मुकाबला करने के लिए, जैसे हंसते हुए चेहरे रखने के लिए ये कमल का फूल है वो रखा गया। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये 1857 की क्रांति के चिन्ह कौन कौन से थे? रोटी और कमल का फूल। ठीक,
तो अब अपन बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे, कि ये क्रांति एकदम से कैसे फूटी, या फिर एकदम से हुई है, या फिर इसके होने में कुछ रीजंस रहे हैं। तो 1857 की क्रांति है, उसके कुछ कारण हैं, जो मेन मेन कारण है ना उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो कि आर्थिक कारण, ठीक है, उनको आप डिवाइड कर सकते हो। आर्थिक कारण कैसे, कि जो अंग्रेज है यहाँ से भारत से एक संसाधनों को ले जाकर, जैसे रॉ मटेरियल है उनको ले जाकर वहाँ पे वो उत्पाद बनाते थे और उत्पादों को यहाँ पे महंगे भावों में बेचते थे, तो ये आर्थिक शोषण हो रहा था। सामाजिक सामाजिक कारण क्या रहा, कि यहाँ है ये रंग भेद की नीतियां लगा रहे थे। एक भारत का जो सैनिक होता था और उसके मुकाबले जो अंग्रेज सैनिक होता था उसको वेतन ज्यादा दिए जाते थे, भारतीयों के साथ में भेदभाव किया जाता था। तो ये आपके हो गए सामाजिक, ठीक। और हो गया धार्मिक। धार्मिक कारण क्या रहा, कि धार्मिक कारण ये रहा कि जैसे अंग्रेज है वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में जो ईसाईकरण है उसको बढ़ावा दे रहे थे। ईसाईकरण का मतलब कि ये सारे क्या है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो ईसाई मिशनरियां थी उनके द्वारा। तो जो हिंदू धर्म में जो कमियां थी, जो अंधविश्वास थे, रूढ़िवादियां थी, उनको क्या कर रहे थे, ये स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो लोग पढ़ रहे थे उनको बता रहे थे, ठीक। इससे एक तरफ क्या हो रहा था, हिंदू धर्म का हाश हो रहा था, और जो ईसाईकरण है उसको क्या बढ़ावा मिल रहा था, ठीक है। तो ये सारे कारण रहे। तो इनमें प्रमुख कारण कौन सा है आपका, वेलेजली की सहायक संधि। जैसे वेलेजली है ये 1798 ईस्वी में क्या भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, ठीक। तो ये जब गवर्नर बन के आया ना, तो इसने क्या किया कि इसने सोचा कि एक सहायक संधि है, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की। ऐसे बोला कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो अंग्रेजी सेना है ना वो आपकी मदद करेगी, ठीक है। आपके राज्य के जो शासनिक प्रशासनिक कार्य होंगे उनमें अंग्रेजी सेना है या अंग्रेज अधिकारी है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बस इसके बदले में आपको क्या करना है, आपको थोड़े से पैसे देने होंगे, किनको, अंग्रेज अधिकारियों को, या फिर जो अंग्रेज सेना है ना उनको देने पड़ेंगे, ठीक। तो जो शासक वर्ग था उसने सोचा कि अपने को सेना नहीं रखनी पड़ेगी और इसके बदले अपने को सुरक्षा है वो कौन दे रहा है, वेलेजली। तो ये धीरे धीरे करके जो भारत के शासक थे उन्होंने सेना रखने में, सेनाओं में कमी करते गए वो धीरे धीरे, और जिसके बाद में उनके पास सेना की कमी होने लगी। और इसका ये वेलेजली है, इसने फायदा उठाकर जो जो शासक है इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे या फिर जो कोई टैक्स नहीं दे रहे थे तो उनको क्या कर लिया, उन राज्यों को अंग्रेज ये ब्रिटिश भारत में मिलाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। जैसे हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद है, बंगाल है, ये धीरे धीरे करके इन्होंने सारे जो राज्य थे, मैसूर है, इन सब राज्यों को क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। दूसरा रीजन था डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। तो जैसे 1848 ईस्वी में जो डलहौजी है ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, इसने क्या दिया, गोद निषेध प्रथा का एक उदाहरण दिया, एक नीति लेके आया, गोद निषेध प्रथा नीति। तो इसके तहत क्या क्या किया इसने, कि इस नीति में इसने किया कि जब कोई भी शासक अगर निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती थी, निसंतान मतलब उसके कोई संतान नहीं है, ठीक, तो वो क्या कर उसको कोई भी जैसे दत्तक पुत्र है उसको गोद लेने की ऐसा जो नियम होता था वो नियम इन्होंने समाप्त कर दिया। और अगर कोई शासक निसंतान ही किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो राज्य ब्रिटिश भारत के अधीन हो जाएगा। तो ऐसे करके इन्होंने जैसे झांसी है, ठीक है, झांसी है, अवध है, और आपका उदयपुर है, ठीक है, तो सतारा है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया कि जो रियासतें थी उनको ब्रिटिश भारत में मिलाने लग गए, या फिर उनको काम नहीं करने दे रहे थे, या उनके खिलाफ युद्ध है वो इन्होंने प्रारंभ कर दिए थे। तो ये थी आपकी गोद निषेध प्रथा डलहौजी की। तो ये भी ध्यान रखना कि किस डलहौजी ने कौन सी नीति दी थी, और वेलेजली है उसने कौन सी नीति दी थी, ठीक। नेक्स्ट जो रीजन रहा है वो उच्च पदों पर भारतीयों की क्या नहीं थी, नियुक्ति नहीं होती थी। मतलब अगर जैसे कोई एक भारत का सैनिक है तो सैनिक जो छोटे छोटे पद होते थे जैसे क्लर्क हो गया और सैनिक हो गया, तो इनमें तो नियुक्ति की जाती थी भारतीयों की, और बाकी जो उच्च पद होते थे ना उन पे नियुक्ति की जाती थी यूरोपियों की।
ठीक है, जो यूरोपियन लोग होते थे उनकी उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती थी, ताकि वो जो भारतीय लोग हैं ये क्या नहीं कर सके, कोई विद्रोह नहीं कर सके, अपनी जो उचित मांगे हैं वो अंग्रेजों के सामने नहीं रख सके, और ये अगर ऐसा कुछ करे तो इनकी जो बात विद्रोह है उसको उसी टाइम पे दबा दिया जाए। ठीक है, और वो पूरे भारतवर्ष में नहीं फैल सके। तो ये इनका रीजन था इनका। तो ये दूरदर्शी सोच वाले लोग थे जो अंग्रेज थे वो। ठीक। नेक्स्ट है रंग भेद की नीति। तो अभी मैंने बताया कि ये रंग भेद की नीति के तहत, जैसे कोई ट्रेन है उसमें अगर कोई यात्रा कर रहा है तो फर्स्ट क्लास जो सीटें होती थी वो किसके लिए रिजर्व होती थी, ब्रिटिशर्स के लिए। और वो जो बाकी जैसे स्लीपर क्लास, सॉरी जनरल है, जनरल बोगी थी, जनरल कैटेगरी के लोग थे, वो सारे भारतीयों के लिए रिजर्व होती थी सीट। ठीक है, ये काला है, गोरा है, ऐसे करके ये सारी रंग भेद की नीतियां करते थे। ठीक। नेक्स्ट है अंग्रेजी शिक्षा। तो अंग्रेजी शिक्षा इनके माध्यम से ये क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से ये क्या है कि लोगों के सामने हिंदू और उस समय क्या मुस्लिम धर्म मेन धर्म थे भारत के। तो मुस्लिम और हिंदू धर्म में जो जो रूढ़िवादियां थी, जो जो अंधविश्वास थे, वो क्या कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, ताकि लोग हैं वो ईसाई जो धर्म है उसकी तरफ आकर्षित हो कि हाँ ईसाई धर्म में कोई भी जैसे कमी नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, और ये साइंस पे चलने वाले लोग हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ईसाई धर्म भी अंधविश्वास में विश्वास रखता था। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे कि हाँ जिनकी वजह से, और इन सब रीजनों ने एक जो इन सब कारणों ने एक क्या किया कि लोगों की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको भड़काने का कार्य किया। और ये जो धार्मिक भावनाएं हैं वो एक तरह से लोगों के अंदर भर चुकी थी, और बाद में इनका एक विस्फोट हुआ। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की गोद निषेध प्रथा, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होना, रंग भेद की नीति, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, इन सब जो नीतियां थी, इन सब कारणों की वजह से एक भारतीयों के अंदर क्या ले एक क्रांति का विस्तार हो चुका था, और जो 1857 की क्रांति के रूप में लोगों के मन से बाहर निकली। ठीक। तो ये सारे रीजन रहे 1857 की क्रांति के। अब 1857 की क्रांति है, उसका तात्कालिक कारण क्या था कि ये तो चलो कि भाई हाँ 1764 ईस्वी के बाद में, जैसे बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेज है उन्होंने बंगाल पे अधिकार कर लिया, और बंगाल, अवध और दिल्ली है, दिल्ली का शाह आलम द्वितीय था उस समय शासक, तो इन तीनों को क्या बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया था। ठीक। और जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके तहत दिल्ली, अवध और इन पे शासन प्रशासन का कार्य है वो कौन करने लग गए थे, अंग्रेज। तो 1764 ईस्वी के बाद में अंग्रेज है उनका स्थायी निवास कहाँ हो गया था, भारत में हो गया था, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक। तो ये सब होने के बाद में जैसे 1857 तक तकरीबन कितने साल हो जाते हैं, 100 साल। तो 100 वर्षों में अगर कोई लोग है वो जागृत नहीं हुए, तो उनको ऐसी क्या चिंगारी थी कि ऐसी क्या मतलब बात हुई कि जिसकी वजह से उनको विद्रोह करना पड़ गया। तो उस समय क्या है कि बैरकपुर छावनी थी। तो बैरकपुर छावनी है, उसका एक सिपाही था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे उस समय बैरकपुर छावनी, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो इनफील्ड राइफल थी, एक इनफील्ड राइफल वो लेके आए। ये किसकी जगह, ब्राउन बेस की जगह। एक पहले चलती थी ब्राउन बेस, और उसकी जगह ये राइफल लेके आए इनफील्ड राइफल। तो जो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस होते थे, ये कारतूसों को क्या मुंह से छीलकर फिर लगाना होता था। तो हिंदू धर्म में उसमें गाय को पवित्र माना गया है, और सुअर धर्म जो सुअर है वो मुस्लिम धर्म में क्या प्रोहिबिटेड माना गया, निषेध माना गया कि इसको अपन मारेंगे वेंगे नहीं, या फिर इसको पवित्र माना गया। ठीक। तो हिंदू धर्म वाले बोलते थे कि जो कारतूस में जो चर्बी लगी हुई है गाय के मांस की लगी हुई है, और मुस्लिम धर्म वाले बोल रहे थे कि जो इसमें किसी ने ये अफवाह फैला दी थी कि जो ये कारतूस है इनमें जो चर्बी लगी हुई है वो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो हिंदू और मुस्लिम लोगों ने क्या बोला कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इस समय जो बैरकपुर छावनी है उसका जो सैनिक था मंगल पांडे, उसने 29 मार्च 1857 को क्या कर दिया,
विद्रोह कर दिया था बैरकपुर छावनी में, और उस विद्रोह के समय जनरल बाग और ह्यूसन नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये ध्यान रखना, जनरल बाग और ह्यूसन इनकी हत्या कर दी जाती है बैरकपुर छावनी में। और फिर बाद में जो ये सैनिक थे सारे, इनको पकड़ के, और मंगल पांडे है उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी जाती है, मतलब फांसी दे दी जाती है। ठीक, तो ये मंगल पांडे को फांसी देने के बाद में जो सारे सैनिक थे उन्होंने एक जो क्रांति है उसका बिगुल बजा दिया था। मतलब सारे सैनिक है वो अपने, जो सैनिक था मंगल पांडे, उसकी फांसी की सजा के विरोध में सारों ने क्या कर दिया, विद्रोह प्रारंभ कर दिया धीरे धीरे। जैसे मेरठ है, दिल्ली है, अवध है, झांसी है, बिहार है, तो इन सब जगहों से क्या होता है कि 1857 की क्रांति है वो प्रारंभ होती है। ठीक, तो बैरकपुर छावनी में ये मंगल पांडे को फांसी की सजा, इसके बाद जैसे 8 अप्रैल को फांसी की सजा होगी उसको, तो उसके बाद में जो मेरठ की छावनी, तो मेरठ की छावनी में 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती। तो निर्धारित तिथि तो कौन सी की गई थी, 31 मई को, कि पूरे भारतवर्ष में रोटी और कमल के फूल थे ना वो पहुंचा के सब जो जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट था कि 1857 की क्रांति है, अपन अंग्रेजों के विरुद्ध सब मिलजुट के करेंगे जिससे अंग्रेज है वो यहाँ से चले जाए। परंतु ये जो तात्कालिक कारण था उसकी वजह से 1857 की क्रांति है वो कब प्रारंभ हो जाती है, 31 मई को, यानी 21 दिन पूर्व प्रारंभ हो जाती है। और जिसकी वजह से अंग्रेजों को क्या मिल जाता है, समय मिल जाता है। क्यों? क्योंकि 10 मई को कई उस समय इतने संचार साधन नहीं थे तो कि भाई हाँ किसी को पता चल जाए, तो जिन जिन लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा था वो लोग क्या ही धीरे धीरे क्रांति की शुरुआत कर रहे थे। तो 10 मई को यहाँ मेरठ में प्रारंभ हो गई, फिर बाद में दिल्ली, झांसी, अवध, लखनऊ, तो ये सारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। और जिससे अंग्रेजों को क्या मिल जाता है, अंग्रेजों को समय मिल जाता है और इस क्रांति का दमन करने के। ठीक, तो वैसे करके 1858 में बहादुर शाह जफर है उसको पकड़ के, भाई क्रांति है उसका 1858 में दमन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, तो क्रांति निर्धारित तिथि को प्रारंभ नहीं होके 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक, तो अब अपना जो टॉपिक है ना वो राजस्थान की 1857 की क्रांति है, राजस्थान की 1857 की क्रांति, ना कि अपना भारत की 1857 की क्रांति। तो अपन क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि जो जो 1857 के समय राजस्थान में जो जो गतिविधियां हुई थी ना, कि कहाँ पे सैनिक विद्रोह हुए, कहाँ पे जन विद्रोह हुए, उन सब चीजों को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये नहीं देखेंगे कि दिल्ली में किस शासक के अधीन स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, अवध में किसके अधीन, झांसी में किसके अधीन, ठीक है, इस तरह से आपके बिहार में किसके अधीन। अपना मेन टॉपिक है वो राजस्थान का है। तो राजस्थान की 1857 की क्रांति है, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी अपनी कोई बात होगी वो अपन यहाँ रखेंगे। ठीक, 1857 की क्रांति अगर भारत की पढ़नी है तो उसके लिए आपको अलग से पूरे जो डेटा है, अलग से जो फैक्ट्स हैं वो बता पाऊंगा। ठीक, तो 1857 की क्रांति से पहले 1832 में राजस्थान है यहाँ पे एक राजपूताना एजेंसी का गठन किया गया, राजपूताना एजेंसी। ठीक है, तो 1832 ईस्वी में राजस्थान में राजपूताना एजेंसी का गठन किया गया और इसका जो मेन अधिकारी था, जैसे जिला में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसी हिसाब से राज्य में एक राजपूताना एजेंसी बनाई गई और उसका शासन प्रशासन का कार्य या फिर कैसे ये मैनेज करनी है वो कौन देखेगा, एजीजी। और ये कहाँ स्थापित की गई, इसकी अजमेर में स्थापना की गई। ठीक, तो 1832 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी जो किसके अधीन कार्य करेगी, एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेगी और उसकी स्थापना कहाँ की गई, अजमेर में। फिर क्या होता है कि अजमेर से ये अजमेर में क्या है कि जो अंग्रेज थे उनको यहाँ का मौसम क्लाइमेट वगैरह क्या सूट नहीं करा इनको,
तो इन्होंने फिर 1845 ईस्वी में यहाँ से ये कहाँ ले गए, माउंट आबू। ठीक, तो माउंट आबू ले गए और वहीं से फिर ये जो राजपूताना एजेंसी है कार्य करते रहे। ठीक, तो 1832 ईस्वी में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखना भाई, एजेंट टू गवर्नर जनरल है, उसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। और राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, लोकेट, मिस्टर लोकेट। तो ये भी ध्यान रखना कि 1832 में राजस्थान के एजीजी कौन थे, मिस्टर लोकेट। 1845 ईस्वी में इस मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, माउंट आबू, सिरोही, ठीक, जहाँ पे माउंट आबू पर्वत है ना, अरावली पर्वतमाला का, तो ये माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया जाता है। कब, 1845 ईस्वी में। फिर क्या होता है कि 1857 की क्रांति है, इस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, इस समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय तो एजीजी कौन थे और राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे। ठीक, तो प्रथम एजीजी तो थे मिस्टर लोकेट, ये भी लोकेट, और जो 1857 की क्रांति है उस समय भी लॉरेंस। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि लोकेट थे या लॉरेंस थे। ठीक, जब ये एजीजी बने लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो उससे पहले ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक, तो इस तरह से क्या है कि एक ये सीरीज बनी हुई थी कि हाँ, सबसे ऊपर जो हियरार्की बनी हुई थी कि सबसे ऊपर तो कौन रहेगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये अपन बात कर रहे हैं किस समय की, 1857 की क्रांति की। ठीक, एजीजी, ये तो सॉरी, तो ये है गवर्नर, जीजी का मतलब तो है गवर्नर जनरल, और जो एजीजी है इसका मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो इस समय राजस्थान में एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक, और जो पॉलिटिकल एजेंट है वो अलग अलग जगहों के अलग अलग थे। ठीक, जैसे कोटा का था, बर्टन ईडन था, जयपुर का मैकमोशन, मोरिशन, तो अलग अलग सारे पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, इसको, और ये पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट। तो पॉलिटिकल एजेंट है वो तो कहाँ रहते थे, रियासतों में। ठीक है, जैसे रियासत है कौन सी, जैसे आमेर मान लो आप। ठीक है, तो आमेर रियासत है, उसका होता था पॉलिटिकल एजेंट। ये आमेर रियासत वाला पॉलिटिकल एजेंट अपनी जो रिपोर्ट है वो किसे प्रस्तुत करता था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और जो कहाँ थी, माउंट आबू में स्थित थी। और ये एजीजी है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता था, गवर्नर जनरल को। ठीक, और जो कहाँ स्थित थी, दिल्ली। ठीक, तो इस प्रकार से एक हिरार्की बनी हुई थी कि हाँ जो गवर्नर जनरल है वो रिपोर्ट मंगवाएगा एजेंट टू गवर्नर जनरल से, और एजेंट टू गवर्नर जनरल को रिपोर्ट कौन देगा, पॉलिटिकल एजेंट, जो पॉलिटिकल एजेंट रियासतों में रहते थे। ठीक, तो ये सारे देख लेते हैं अपन कौन कौन उस समय पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक, कि जैसे ये सारे स्थान दिए गए हैं कि जैसे जयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, मेवाड़, ये सारे पॉलिटिकल एजेंट है। और ये उस समय उस रियासत का शासक कौन था। ठीक, जैसे उस समय जयपुर है, जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ईडन, और यहाँ का शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय। ठीक, भरतपुर का था मोरिशन, और यहाँ का शासक था जसवंत सिंह। कोटा का था बर्टन, और यहाँ का शासक था राम सिंह द्वितीय। जोधपुर है, जोधपुर का था मैकमोशन,
ठीक। और यहाँ का शासक था तगत सिंह। मेवाड़ का शासक था मेजर शोवर्स। और यहाँ का शासक था स्वरूप सिंह। ठीक। तो इनको याद रखने के लिए आप कैसे भी करके एक दूसरे से लिंक करके, कि जयपुर है, जयपुर में तो था ईडन, कि जयपुर में ईडन, भरतपुर में मोरिशन, कोटा बर्टन में, जोधपुर में मैकमोशन और मेवाड़ में मेजर शोवर्स। और अगर इसकी कोई ट्रिक बन पाती है तो मैं ट्रिक बना के भी आपको सारी चीज़ समझा दूंगा। ठीक। जैसे ऊषा को मोजो, ऊ है उदयपुर, ठीक है, शाह यानी मेजर शोवर्स, यानी उषा उदयपुर का मेजर शोवर्स। जोधपुर का मैकमोशन, ठीक। उषा को यानी कोटा, और बर्टन कोटा का बर्टन। तो ये दो तीन चीजें ये याद रख सकते हो। ठीक है, कि उषा को मोजो, ईडन जयपुर ले गयो। ठीक है, तो उस हिसाब से भी याद रख सकते हो। कैसे भी करके सारी अलग अलग चीजें भी ट्रिक भी बना सकते हो आप। तो उन सारी ट्रिक से आपको ये सारी चीजें हैं वो याद रह जाएगी। ठीक। और एग्जाम में आप गलत क्वेश्चन नहीं करके आओगे, नहीं तो आप सोचोगे कि यार जयपुर है, जयपुर में उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो ये ईडन। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं कोई ट्रिक से इनको एक दूसरे से को रिलेट करके लिंक करके सारी चीजें याद रखो। ठीक। तो जयपुर का ईडन, भरतपुर का मोरिशन, कोटा का बर्टन, जोधपुर का मैकमोशन, मेवाड़ का मेजर शोवर्स। ठीक। अब देखते हैं अपन राजस्थान में उस समय अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में उस समय अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक। और उन 6 सैनिक छावनियों में जैसे नशीराबाद है, ये कहाँ थी, अजमेर में। नीमच है, ये कहाँ थी, मध्य प्रदेश में, और ये उस समय उदयपुर रियासत का या फिर मेवाड़ रियासत का पार्ट था। एरिनपुरा है, ये कहाँ स्थित थी, पाली में। ब्यावर है, वो कहाँ स्थित थी, अजमेर में। खेरवाड़ा है, वो उदयपुर में। और देवली है, वो टोंक में। ठीक। तो इसको भी याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि नानी को ब्याव ए देखे, कि नानी को ब्याव ए देखे, यानी नसीराबाद, नीमच, ये को रहने दो, ये ब्यावर, ए यानी एरिनपुरा, दे यानी देवली, और खे यानी खेरवाड़ा। ठीक। तो नानी को ब्याव ए देखे। ठीक। और ये जो 1857 की क्रांति है, इसमें ब्यावर और जो खेरवाड़ा है, वहाँ के सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान की कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो अजमेर में ब्यावर और खेरवाड़ा है, वो उदयपुर की सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ये ध्यान रखना। ठीक। तो ब्यावर और खेरवाड़ा की सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक। और हर एग्जाम में जो आरपीएससी या आरएसएसबी जो भी एग्जाम करवाती है ना, राजस्थान चयन बोर्ड, उन सारी एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का ये क्रांति 1857 की क्रांति। ठीक। और आपका एकीकरण है, उससे पक्का एक आधा क्वेश्चन है वो पक्का मिल जाएगा। तो अगर 2 पन्नों की जो कोई चीज़ है, 2 पेज की कोई चीज़ है, उसमें से अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई घाटे का सौदा है। ठीक। तो जो राजस्थान की सैनिक विद्रोह है, तो आप जैसे पढ़ो ना, कि जैसे 1857 की क्रांति है, इनको जैसे आप पढ़ रहे हो तो एक तरफ तो ले लो क्या, सैनिक छावनियां या सैनिक विद्रोह, और एक तरफ ले लो क्या, जन विद्रोह। कि जन विद्रोह है वो कहाँ हुए थे और सैनिक विद्रोह कहाँ हुए थे। जैसे नसीराबाद है, वहाँ पे सैनिक विद्रोह हुआ था। नीमच है, वहाँ पे सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक। आपका एरिनपुरा है, वहाँ पे सैनिक विद्रोह हुआ था। जन विद्रोह कहाँ हुआ था, कोटा में। ठीक। देवली आपका टोंक वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप इनको अगर थोड़ा डिवाइड करके पढ़ोगे, और आरएस में जैसे क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में 1857 की क्रांति, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उसको आपने अगर ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके और लिख दिया आपने, तो मुझे लगता कि और प्रॉपर फैक्ट लिखे आपने, तो मुझे लगता 5 में से 5 भी दे सकता है वो, और 4 से कम तो वो मुश्किल ही नहीं, मरे ही नहीं देगा।
ठीक है, तो कोई भी चीज़ है उसको आप अटेम्प्ट करो ना, तो थोड़ा क्रिएटिव माइंड से यूज करो कि हाँ यार मैं इसको किस हिसाब से थोड़ा सा फ्लो चार्ट वगैरह में या फिर डायग्राम से कैसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और जो एग्जामिनर है उस पर एक बढ़िया छवि रखेगी, और जिसकी वजह से एग्जामिनर है वो सोचेगा यार मैं नंबर कहाँ काटूँ इसके। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6, और 6 सैनिक छावनियों की मैंने ट्रिक भी बता दी कि नानी को ब्याव ए देखे। तो ये नसीराबाद, नीमच, ये को रहने देना, ब्यावर, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा। ठीक, तो राजस्थान में सबसे पहले जो सैनिक क्रांति थी, 1857 का विद्रोह हुआ था, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद से। और कब? 28 मई को। मतलब जो 1857 की क्रांति है उसकी निर्धारित तिथि थी 31 मई, उससे 3 दिन पहले ही यहाँ राजस्थान में सैनिक विद्रोह है वो प्रारंभ हो गया था। ठीक, नसीराबाद है वो कहाँ स्थित है? अजमेर में। और यहाँ अजमेर में क्या है कि जो अंग्रेज थे ना, इनका बहुत बड़ा जो गोला बारूद का जो कारखाना था ना, या फिर आप बोल सकते हो कि इनका जो पूरा एकदम पूरा खजाना था ना, जो गोला बारूद जो रखे हुए थे इनके, वो अजमेर में स्थित था। तो यहाँ क्या है कि 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो उनके सैनिक यहाँ थे। ठीक, तो 30वीं और 15वीं जो सैनिक नेटिव इन्फेंट्री थी, उनके सैनिक अधिकारी यहाँ पे कार्यरत थे, सैनिक कार्यरत थे। तो जो तीसरी और 15 जो यहाँ पे अभी बैरकपुर छावनी है, वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था ना, वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा हुआ था। तो इन्होंने क्या है, इन पे अविश्वास रख के कि भाई ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले हैं, इनके सैनिक मंगल पांडे को अपन ने क्या दे दिए? फांसी। तो कहीं ये नसीराबाद छावनी के जो सैनिक है वो विद्रोह नहीं कर दे, तो इसके लिए इनको यहाँ से हटा दिया, और इनकी जगह पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो यहाँ पे लागू कर दी थी इन्होंने, मतलब वो ले आए थे। तो उसकी वजह से सैनिकों में असंतोष की भावना पैदा होगी, और राजस्थान में फिर 28 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में सबसे पहले तो नसीराबाद की सैनिक छावनी थी, वहाँ पे विद्रोह प्रारंभ होता है। ठीक, तो जो 31 मई है उससे 3 दिन पहले जो निर्धारित तिथि की गई थी, उससे 3 दिन पहले नसीराबाद में विद्रोह प्रारंभ होता है। और ये सैनिक क्या करते हैं कि यह नसीराबाद से अजमेर है वो पास में ही था, तो ये क्या करते हैं, अजमेर नहीं जाके ये सैनिक क्या करते हैं, दिल्ली की ओर कूच करते हैं। जबकि ये यहाँ अगर अजमेर आते, अजमेर में जो इनका अंग्रेजों का कारखाना था, बड़ा जो हथियारों का संग्रहालय था, अगर उस पर कब्जा कर लेते ना, तो मुझे लगता है 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में बहुत बड़ा प्रभाव डालती। ठीक, परंतु इनको क्या है, उचित नेतृत्व का अभाव मान लो, या फिर इनको प्रॉपर गाइडेंस की कमी के चलते ये अजमेर नहीं जाके दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो भी इन क्रांतिकारियों के साथ मिल गई, और ये सभी सैनिक है वो कहाँ, दिल्ली की ओर कूच कर गए। कूच करना मतलब उस साइड चले गए कि हाँ सारे अपन दिल्ली पर अधिकार करेंगे, और दिल्ली का उस समय बादशाह था बहादुर शाह जफर, उनके आदेश के अनुसार ही अपन सारे जो 1857 की क्रांति है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, और वो जैसे जैसे जो दिल्ली पे अगर अधिकार हो जाएगा तो अपन पूरे भारत पे भी अधिकार कर लेंगे। तो ये इनकी मंशा थी, परंतु क्या है कि ये मंशा सफल नहीं हो पाई आगे चल के। तो आपको ये ध्यान रखना कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? वो आपकी हुई थी नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ स्थित है? अजमेर में। और ये क्रांति है वो कब प्रारंभ हुई थी? तो 28 मई यानी निर्धारित तिथि से 3 दिन पहले। ठीक, और ये सैनिक नसीराबाद में विद्रोह करके, और वहाँ अंग्रेज अधिकारी था न्यूबरी, अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी की हत्या करके दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, न्यूबरी की हत्या नसीराबाद में, और ये सैनिक दिल्ली की ओर चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक, तो ऐसी हुई नसीराबाद। फिर अपन आगे देखते हैं कि ये जो नसीराबाद के बाद में जो सैनिक छावनी है नीमच, नीमच कहाँ अभी वर्तमान में एमपी में स्थित है, परंतु उस समय
1857 की क्रांति के समय नीमच है वो मेवाड़ के अधीन आता था। मतलब मेवाड़ राज्य है उसका विस्तार था कहाँ तक? नीमच तक। तो नीमच में क्रांति की प्रारंभ होता है 3 जून 1857, यानी 31 मई को तो डेट डिसाइड थी क्रांति की, और 31 मई के 3 दिन बाद में, तो नसीराबाद में तो हुई थी 3 दिन पहले, और यहाँ प्रारंभ होती है 3 दिन बाद में। ठीक, तो 3 दिन बाद में यानी 3 जून 1857 को हीरा सिंह नामक व्यक्ति, एक जो सैनिक था, उसके नेतृत्व में सैनिक में जो छावनी है उसमें क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। ठीक, और ये मोहम्मद अली बेग है, उसने भी क्या है कि जो अंग्रेज है उस अंग्रेज राज के प्रति वफादार रहने की जो कसम है वो नहीं खाती। जैसे नसीराबाद है वहाँ पे विद्रोह प्रारंभ हो गया, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे जो बाकी सैनिक छावनियाँ थी ना वहाँ पे लोगों को कसम दे रहे थे। इनको पता था कि भारतवर्ष के जो लोग हैं, सैनिक हैं, वो क्या है, इमोशनली है ना, वो स्ट्रोंग नहीं होते, ये इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कि इनको कसम दिलाई कि तुम्हें उसकी कसम है, ये है वो है, तुमने गद्दारी की तो तुम्हें नर्क मिलेगा, ऐसे करके इनको क्या होता है कि इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। परंतु यहाँ एक व्यक्ति था मोहम्मद अली बेग, तो उस मोहम्मद अली बेग है ना, उसने अंग्रेजों की जो कसम दिला रहे थे वो कसम नहीं खाई थी। ठीक है, तो अंग्रेजों को लग गया था कि अगला नंबर अपना ही आने वाला है। ठीक, तो 3 जून 1857 को हीरा सिंह नाम के एक सैनिक के नेतृत्व में सावनी में विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह होने के बाद में यहाँ से क्या होता है कि 40 अंग्रेज अधिकारी है वो डोंगला नामक जो गांव था वहां चले जाते हैं, और वहां पे रुगा राम नामक व्यक्ति है जो किसान था, उसने जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे उनको क्या देता है, ये शरण देता है। ठीक, तो क्रांति का नेतृत्व आप बोल सकते हो कि हीरालाल या हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया था यहाँ पे। ठीक, और ये जो 40 अंग्रेज अधिकारी है, इन्हें कैप्टन जो सोवर्स है, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है, मैंने अभी बताया था ना कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन सोवर्स। वो कैप्टन सोवर्स है इन जो क्रांतिकारी है या विद्रोही है उनसे 40 अंग्रेज अधिकार जो ये लोग हैं इनको मुक्त करवाता है, और उस समय मेवाड़ महाराणा थे स्वरूप सिंह, उनके पास भेज देता है कि आप है ना इनकी देखभाल करो, उनकी रक्षा करो। तो राजस्थान में एक क्रांति की असफलता का कारण भी क्या रहा कि जो राजस्थान के शासक वर्ग था उसने विद्रोहियों का साथ नहीं देके अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहे। तो यही राजस्थान में 1857 की क्रांति के असफल रहने का कारण रहता है। ठीक, तो कैप्टन सोवर्स जो इन 40 अंग्रेज जो व्यक्ति है इनको मुक्त करवाता है, और यहाँ से कहाँ भेज देता है? उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह के पास। ठीक, तो ये उदयपुर महाराणा इन्हें कहाँ रखता है? जग मंदिर महलों में, और जग मंदिर महल है उनका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। जैसे मैंने बताया था ना, प्रथम MN, जो जगत सिंह प्रथम है उसने तो जग मंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया, और जो जगनिवास मंदिर है उसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक, तो उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह उन्हें जग मंदिर महल है, कहाँ स्थित है जग मंदिर महल? पिछोला झील में। तो ये जो पिछोला झील में जग मंदिर महल है यहाँ पे इनको ये शरण देता है और यहाँ इनको रखता है। तो जो नीमच की छावनी है वहां से ये सैनिक है, विद्रोही सैनिक, वो कहाँ चले जाते हैं? शाहपुरा, और शाहपुरा का जो शासक था वो इन्हें क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, इनके रहने खाने की, जो इनको और कुछ भी सामान वगैरह चाहिए होता है तो वो इनकी मदद करता है। और जो शाहपुरा का शासक था उसने जो कैप्टन सोवर्स है उसका विरोध किया था। ये जो फिर नीमच के सैनिक है ये पहले कहाँ गए? शाहपुरा। यहाँ पे शाहपुरा का जो शासक है इनकी सहायता करता है, इनका आवभगत करता है, और शाहपुरा से ये सैनिक कहाँ चले जाते हैं? निम्बाहेड़ा। ठीक, निम्बाहेड़ा है जो वर्तमान उस समय टोंक के अधीन था परंतु वर्तमान में अब कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। तो निम्बाहेड़ा में वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इनका सपोर्ट करते हैं,
और फिर निम्बा हेड़ा है, वहाँ पे जो टोंक थी ना, टोंक में देवली छावनी थी, वहाँ से भी सैनिक आके और ये सारे सैनिक मिलके और दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। जैसे नसीराबाद छावनी है, उसके सैनिक भी दिल्ली की ओर कूच कर गए, उसी तरह नीमच छावनी है, उसके सैनिक है पहले जाते हैं शाहपुरा, शाहपुरा के शासक के द्वारा इनकी सहायता की जाती है, तो इनकी मदद की जाती है। तो फिर शाहपुरा से ये कहाँ चले जाते हैं, निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा है, वहां पे क्या होता है कि जो देवली के जो छावनी के सैनिक है, जिन्होंने भी देवली में विद्रोह कर दिया था, वो सैनिक भी यहाँ आके इनसे मिल जाते हैं और ये दोनों जो विद्रोही सैनिक है वो दिल्ली की ओर चले जाते हैं। सॉरी। तो देवली में सैनिक विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, 5 जून को, सॉरी। तो 5 जून को देवली है, वहां पे भी सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। ठीक। 3 जून को आपका नीमच में और 28 मई को नसीराबाद में। तो ये डेट है जैसे 3 दिन बाद में और फिर 2 दिन बाद में, तो इस हिसाब से ये 3 3 फिर 2। फिर यहाँ सैनिक जो है, अब नेक्स्ट जो छावनी आती है वो आपकी एरिनपुरा। ठीक। और एरिनपुरा जो सैनिक छावनी है वो कहाँ स्थित है, पाली में। ठीक। एरिनपुरा की जो सैनिक छावनी है वो कहाँ स्थित है, पाली में। तो उस समय क्या होता है कि जो 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन नाम की एक जो सैनिक संगठन है उसका गठन किया जाता है और इसका प्रमुख मुख्यालय किसे बनाया जाता है, एरिनपुरा को। तो ये ध्यान रखना, जोधपुर लीजन, सॉरी लीजियन नहीं है ये है जोधपुर लीजन। तो जोधपुर लीजन है, उसका गठन कहाँ किया गया, उसका गठन किया गया 1835 ईस्वी में एरिनपुरा में, और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, एरिनपुरा में रखा गया। तो क्या होता है कि एरिनपुरा की जो छावनियां है, वहाँ की जो पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी है उसको आबू भेज दिया जाता है और वहीं पर उन्होंने विद्रोह कर दिया। क्यों, क्योंकि जो पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी है उन पे अविश्वास रख के कि भाई ये कहीं सैनिक, जो जोधपुर लीजन के जो सैनिक है वो कहीं एरिनपुरा छावनी में विद्रोह नहीं कर दे, तो इनको कहाँ भेज देते हैं, आबू में। परंतु ये सैनिक जो वहीं वहीं जाकर इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक। और ये आबू से एरिनपुरा आकर अपने बाकी साथियों के साथ मिल जाते हैं और छावनी को लूट कर ये एक नारा देता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये ध्यान रखना, एक नारा है 1857 की क्रांति के समय, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये आपसे पूछे कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एरिनपुरा। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के सैनिकों ने दिया था, विद्रोही सैनिकों ने, वो आपके एरिनपुरा। और ये बोलते हुए ये कहाँ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक। तो बाकी जो सैनिक है जैसे नशीराबाद वाले भी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए, नीमच वाले हैं वो देवली वालों के साथ मिलके भी यहाँ की ओर प्रस्थान कर गए। जो ये जब एरिनपुरा के जो सैनिक हैं दिल्ली की ओर कूच कर रहे होते हैं तो इन्हें खेरवा, पाली में एक जगह है खेरवा, तो खेरवा नामक स्थान पर इन्हें आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत है वो मिलता है। ये जो खेरवा है पाली में, वहां पर जब ये एरिनपुरा के जो सैनिक है ये आ रहे थे तो यहाँ पर इनको मिलता है आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत। और ये सारे सैनिक है वो उस समय क्या किया, अपना एक नेतृत्व करता, कि मतलब एक लीडर को ढूंढ रहे थे कि कोई इनको नेतृत्व करने वाला मिल जाए, बाकी तो ये सारा काम खुद ही देख लेंगे। ठीक। तो ये क्या करता है कि आउवा का जो ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत है ये इनको नेतृत्व प्रदान करता है और ये बोलता है कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो वो क्या होता है कि कोई कुछ रीजन हुए रहते हैं कि जैसे जोधपुर जो रियासत है, मारवाड़ रियासत, उसके अधीन आता था उस समय आउवा ठिकाना। तो यहाँ उत्तराधिकारी प्रश्न को लेकर आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत है इनके साथ क्या हुआ था, भेदभाव हुआ था, जिसकी वजह से ये मारवाड़ रियासत के अधीन, मतलब सॉरी अगेंस्ट हो गए थे ये।
और जिसकी वजह से इन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व प्रदान करना क्या समझा, उचित समझा उस समय की डिमांड के अनुसार, कि मैं अगर ये जो विद्रोही सैनिक है इनका नेतृत्व करता हूँ तो मैं अगर किस्मत अच्छी रही, मैं जीत गया, सब कुछ बढ़िया रहा, तो मैं फिर बाद में आगे चल के मेरा इसमें क्या है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो खेरवा पाली नामक स्थान पर इन्हें अववा का ठाकुर है वो कुशाल सिंह चंपावत मिलता है और ये विद्रोही सैनिकों को अपना नेतृत्व प्रदान करता है। तो आपसे पूछ ले कि एरिनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व करता कौन था, तो ये अववा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, तो ये सारी छावनियां हैं वो ध्यान रखना, मैं रिवीजन करवा दूंगा। पर एक बार क्या है कि आपके कम से कम कंसेप्ट तो क्लियर हो ना, जो आपके बेसिक्स है वो तो क्लियर हो। तो ये सारे बेसिक्स है वो क्लियर कर लो, फिर एक स्लाइड में सारी चीज़ें समझा दूंगा। फिर ये कुशाल सिंह चंपावत है, इनके बारे में देखते हैं थोड़ा कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये बिठोड़ा गांव के उत्तराधिकारी प्रश्न को लेकर ये इन्होंने क्या कर दिया था, बिठोड़ा के ठाकुर कान जी की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद में ये जोधपुर राज्य है उसका क्या हो गया था, विद्रोही हो गया था। ठीक, और एरिनपुरा के सावनी के जो सैनिकों के साथ जुड़ने से इसका यह विद्रोही अंग्रेजों के विरुद्ध भी हो गया था। कि जैसे मारवाड़ जो रियासत है, अगर ये इस समय मारवाड़ रियासत है उसके अगेंस्ट हो गया था, मारवाड़ का शासक था उस समय तखत सिंह, तो मारवाड़ रियासत के अगेंस्ट है तो मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट भी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने तो मिलके 1857 के जो विद्रोही थे उनको उनका दमन करने के लिए एक संघ मतलब इन्होंने संधि कर ली थी। ठीक, दोनों मिल गए थे कि अपन है ना विद्रोह नहीं होने देंगे। तो ये कुशाल सिंह चंपावत है, ये दोनों का क्या हो जाता है, विद्रोही। तो और यही रीजन रहता है कि ये किससे, कुशाल सिंह चंपावत विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करता है। ठीक, तो ये एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक हैं उनके और अंग्रेजों के मध्य 3 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और अववा का युद्ध। ठीक, पहले ध्यान रखना बिठोड़ा का युद्ध, ये कुशाल सिंह चंपावत है बिठोड़ा का ही था, इनके उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर ये हत्या कर देता है। फिर ये हत्या करने के कारण जोधपुर के जो शासक है उनका भी विद्रोही हो जाता है। नेक्स्ट है चेलावास का युद्ध, जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, और एक है अववा का युद्ध। ठीक, तो ये तीनों युद्धों का ध्यान रखना, इनकी डेट है 1857 तो है ही। ठीक, तो ये सितंबर में और ये जनवरी 1858 में। ठीक है, तो अववा का युद्ध अलग हुआ था और ये 8 सितंबर और ये 18 सितंबर मतलब 10 दिन के बाद ही। ठीक, तो इनके बारे में डिटेल से अब पढ़ते हैं अपन, पर इनकी जो ये ध्यान रखना कि कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के मध्य निम्न में से कौन कौन से युद्ध हुए थे, तो बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और अववा का युद्ध। ठीक, तो पहले अपन बात करते हैं बिठोड़ा का युद्ध के बारे में। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। ठीक, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज अधिकारी था हितकोट और कुशलराज सिंघवी। ये किसका, ये तो था अंग्रेज और ये था मारवाड़ रियासत के अधीन सेनापति, और इनके साथ एक और था ओनाड सिंह पंवार। ठीक, तो ये कैप्टन हितकोट और कुशलराज ये दोनों मिलके कुशाल सिंह चंपावत है जो अववा के ठाकुर हैं उनसे युद्ध करते हैं। ठीक, तो इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत है वो क्या करता है, ये जीत जाता है। ठीक, इसकी जीत हो जाती है और अंग्रेज और मारवाड़ की जो सेना है, जो इनकी संयुक्त सेना है, उसकी हार हो जाती है। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत है वो जीत जाता है और जोधपुर का जो किलेदार है या फिर आप इसको बोल सकते हो सेनापति है, ओनाड सिंह पंवार है, वो मारा जाता है। ठीक, और आपको पता ही होगा कि 1857 है, 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन थी, जो ये अववा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है ना, इसकी कुलदेवी थी सुगाड़ी माता।
सुगाड़ी माता। तो ये ध्यान रखना कि जो 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन सी है, सुगाड़ी माता। और कौन, ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भी कुल देवी थी। और ये ध्यान रखना बस, और ध्यान रखो नहीं रखो कि 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन सी थी, दिया देवी कौन सी थी, तो वो आपकी है सुगाली माता। ठीक। तो बिथोड़ा का युद्ध में क्या हुआ कि कैप्टन हितकोट और कुशल राज जो मारवाड़ रियासत का सेनापति था, ये दोनों मिलके संयुक्त सेना लेके आते हैं किससे लड़ने के लिए, कुशाल सिंह चंपावत से लड़ने के लिए, सॉरी। परंतु कुशाल सिंह चंपावत है, उसके साथ में विद्रोही सैनिक है। तो विद्रोही सैनिकों का उत्साह उस समय क्या था, चरम पे था। तो कुशाल सिंह चंपावत के जो ने विद्रोही सैनिकों के साथ मिलके कैप्टन हितकोट और जो जोधपुर रियासत है उसकी सेना को क्या कर दिया, बुरी तरह परास्त कर दिया। और इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। और जो जोधपुर रियासत है उसका किलेदार होता है ओनाड सिंह पंवार, वो इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक। तो ये बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। ठीक। अब इन जो अपनी क्लास है, आगे की जो क्लासेज होंगी उसमें आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन बात करेंगे चेलावास के युद्ध के बारे में। ठीक। जो आहुआ का युद्ध हुआ उसके बारे में कि भाई कैसे है अंग्रेजों ने जो आहुआ है उसके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है उसको परास्त करके, ठीक, उसके लिए कौन से आयोग का गठन किया गया। ठीक। फिर अपन पढ़ेंगे कोटा है, कोटा में कौन सा जन विद्रोह हुआ। टोंक है, वहाँ क्या हुआ। राजस्थान का कौन सा शासक था जो राजस्थान से बाहर अपनी सेना लेके गया था। तो जो बाकी की और भी चीज़ें ना 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो राजस्थान में हुई थी वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात। ठीक। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है ढंग से प्रॉपर वे में तो आप कमेंट करके बता देना, जिससे क्या है कि मुझे पता चल जाएगी कि आपको ढंग से समझ में आया है या नहीं आया। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करके बता दोगे, जिससे मैं कमेंट में क्या कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। ठीक। और अनअकैडमी का जो चैनल है यूट्यूब पे लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स, उसको लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ठीक। और बेल आइकन है उस पर क्लिक करो, जिससे आपके पास में जो भी एजुकेटर है वो राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम की क्लासेस ले रहे हैं उनके आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक। इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी क्लासेज होंगी, चाहे मेरी हो, अगर जैसे मेरी क्लास चल रही है और आपको वो टॉपिक पढ़ना है या आप मेरी क्लासेज है वो रेगुलरली ले रहे हो, तो आपको क्या होगा कि वो क्लास है वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे वो क्लास मिस नहीं होगी। और अनअकैडमी पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा प्रोमो कोड है SPJSR। इसके यूज करते ही आपको एंड टू एंड 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फ़ी है वो 10% डिस्काउंट के साथ में आपकी फ़ी है वो लगेगी। ठीक। थैंक यू। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई एडवाइस देनी है तो बेफिक्र होकर आप दे सकते हो। मुझे कुछ बोलना है कि आपका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई भी आपको किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए तो आप मुझे दे भी सकते हो और मेरे से ले भी सकते हो। ठीक। थैंक यू।